प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे रेखीय आवर्धन क्या है। अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं रेखीय आवर्धन की परिभाषा। रेखीय आवर्धन हमने यह परिभाषा लिखी है, इसको समझते हैं। गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण जानते हैं आप लोग, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत। अब देखिए गोलीय दर्पण मैंने यहाँ चित्र में ये एक आपको बनाया हुआ है। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण, जिसके बाहर के पृष्ठ पर पॉलिश हो रही है और अंदर का जो तल है वो परावर्तक तल चिकना है। अवतल दर्पण, तो ये कौन सा है? गोलीय दर्पण जो अवतल दर्पण है के मुख्य अक्ष के लंबवत। मुख्य अक्ष कौन सा है? देखो मैंने ये लिखा है बेटा, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष ये जो लाइन है बीच की सीधी, ये कहलाती है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई। यहाँ एक वस्तु रखी है, उसका प्रतिबिंब भी बन रहा है, आप देख रहे हैं। तो मुख्य अक्ष के लंबवत, यानी मुख्य अक्ष तो ये हो गया। अब इसके लंबवत क्या है? ऊपर 90 अंश का कोण बनेगा, नीचे 90 अंश का कोण बनेगा। तो नीचे की तरफ ये प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश, तो ये लंबवत है, यानी 90 अंश के कोण पर बन रहा है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई। वस्तु कहाँ है? ए बी, ये एक वस्तु है और इसकी लंबाई क्या है? ए बी। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है? ये वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इन दोनों के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। एक बार पुनः समझ लें। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, ये वस्तु की लंबाई के अनुपात को, इनका अनुपात निकालेंगे, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। आइए अब इसका सूत्र ज्ञात करते हैं, क्या सूत्र है और ये कैसे ड्राइव होता है। इसके लिए हमने चित्र बनाया, एक स्थिति बनाई है अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर हमने, देखिए एक अवतल दर्पण है, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है। ये M1 और ये M2, M1 M2 ये द्वारक है। अवतल दर्पण की मेंशन करते हैं M1 M2 के नाम से। ये एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, अब यहाँ देखिए ध्रुव, एक बार साथ साथ देखते चलिए। ध्रुव P, ये ध्रुव है। क्यों ध्रुव है? क्योंकि ये दर्पण और मुख्य अक्ष का कटान बिंदु है। मुख्य अक्ष का कटान बिंदु ध्रुव P है। वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र देखिए मुख्य अक्ष पर ही होता है, तो मुख्य अक्ष पर ही आएंगे इधर। चमकीला पृष्ठ ये है और उसके आगे देखेंगे तो ये क्या है? हमारा वक्रता केंद्र C तथा फोकस F, फोकस F। ध्यान दीजिए, ये फोकस जो है ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक बीच में होता है। अर्थात ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की जितनी दूरी हो, ठीक उसकी आधी दूरी पर फोकस होता है। अगर आपने ध्रुव से वक्रता केंद्र तक 2 इंच की दूरी ली है चित्र बनाते समय, तो फोकस को ध्रुव से कितनी दूरी पर लेंगे? 1 इंच, यानी ठीक बीच में, फोकस ठीक मध्य में होता है। इसीलिए हमने बताया था वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणा फोकस दूरी। तो उसी से हम समझेंगे। दर्पण के मुख्य अक्ष पर वस्तु ए बी रखी है, ये मुख्य अक्ष पर हमारी वस्तु ए बी रखी है, जिसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब, देखिए उल्टा प्रतिबिंब बनना है। और उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। कौन सा बनना है? ए डैश बी डैश, ये रहा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब कैसे बनना है, इस स्थिति को भी देख लें एक बार, कि वस्तु ए बी है जिससे पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही है परावर्तन के नियमानुसार। देखिए ये किरण चली ए से, जो मुख्य अक्ष के कैसी है? समानांतर, और दर्पण से टकराई। टकराने के पश्चात ये कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर के ये किरण जा रही है। अब तीसरा नियम क्या कहता था? कि वस्तु से चलने वाली और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण। तो देखिए ये किरण यहाँ से चली जो वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है और दर्पण से टकराई। टकराने के पश्चात परावर्तित हुई और परावर्तित होने के बाद ये क्या करेगी? अपने मार्ग पर ही लौट जाती है। इसी मार्ग पर ये तीर का निशान बता रहा है कि परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग पर ये लौट रही है। ये परावर्तित किरणें, पहली वाली ये किरण और यहाँ से दूसरी किरण जहाँ टकरा रही है, जहाँ काट रही है एक दूसरे को, उस प्रतिच्छेद बिंदु पर क्या बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब। कौन सा? ए डैश बी डैश। पुनः ध्यान दें, ए इसका सिर था वस्तु का, तो यहाँ हमने ए डैश ले लिया, और बी इसका नीचे का हिस्सा था इसलिए बी डैश लिया, जिससे समझने में आसानी हो। तो प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश।
जो कैसा बनना है, उल्टा बनना है। और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। कहाँ बनना है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। ये स्थिति आपने समझी थी, इसी को हमने दोहरा दिया है। अब यहाँ इसी स्थिति के अंदर हमें समझना है आवर्तन। एक चीज़ और ले रहे हैं जो अपवर्तन के नियम में आपने पढ़ा था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होती है। देखिए कैसे, यहाँ से हमने एक और किरण ली है ए से, ये किरण चली और ये किरण चली कहाँ चली, ध्रुव पर पहुँची। सीधी कहाँ पहुँची, ध्रुव पर। जब ये ध्रुव पर पहुँची तो ये जो रेखा है मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष जो है वो ध्रुव के साथ क्या बना रही है, अभिलंब। अभिलंब का काम कर रही है। कौन, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष यहाँ क्या बना रही है, अभिलंब। अब ये अभिलंब हो गया मुख्य अक्ष और ये एक आपतित किरण हो गई। कौन सी, ए से पी तक की, ये पी। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, ये वाला कोण, ये क्या कहलाता है, आपतन कोण। इसीलिए मैंने इसको यहाँ से यहाँ पर लिखा है स्पष्ट, जिससे आप समझ सकें, आपतन कोण। और कौन सा कोण रहा है आपतन कोण, कोण ए पी बी। देखिए कौन सा है, ए पी और बी, यानी ये त्रिभुज भी बन गया। ए पी बी एक समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें ये कोण भी समकोण है। और ये वाला कोण, कोण ए पी बी, ये कोण कैसा हुआ, आपतन कोण। ठीक इसी प्रकार अब दूसरा देखें, ये किरण यहाँ से परावर्तित होगी, तो परावर्तित होकर कहाँ जा रही है, ये जा रही है। देखिए प्रतिबिंब से होती हुई जा रही है, परावर्तित हो गई। तो अब अविलंब कौन था, मुख्य अक्ष, और परावर्तित किरण ये हुई। तो अविलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण कौन सा है, ये, जिसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। अब ये परावर्तन कोण और आपतन कोण कैसे होंगे, बराबर। परावर्तन कोण को भी देख लें, क्या नाम हुआ, कोण बी पी और ए डैश, बी पी और ए डैश, ये कौन सा है ना, परावर्तन कोण। आइए अब इसको आगे समझते हैं। चूंकि पी बी दर्पण के बिंदु पी पर अविलंब है। पी बी कौन सी रेखा है, देखिए पी बी, ये जो रेखा है आपकी मुख्य अक्ष की, ये मुख्य अक्ष की रेखा क्या है, अवतल दर्पण के ध्रुव पी पर अभिलंब है। अभिलंब जानते हैं, जो बताया था इस तरह से अभिलंब, लंबवत यानी सीधी रेखा। तो यहाँ पर ये सीधी रेखा क्या है, दर्पण के साथ ये 90 अंश का कोण बनाती हुई सीधी रेखा पी बी है। अतः कोण ए पी बी आपतन कोण, जो मैंने आपको स्पष्ट किया, कोण ए पी बी यानी ये वाला कोण आपतन कोण, और कोण बी पी ए डैश परावर्तन कोण है, जो परावर्तन के नियमानुसार आपस में बराबर होंगे, जो आपस में बराबर होंगे। तो बस वही हमने लिख दिया, जो कि परावर्तन के नियमानुसार आपस में बराबर है। इसको हमने लिख लिया, कोण ए पी बी बराबर कोण बी पी ए डैश, यानी ये दोनों कोण बराबर हैं। अब देखिए दूसरी चीज, कोण ए बी पी, कौन सा कोण, ए बी पी, ये वाला कोण कितने अंश का है, 90 अंश का। क्योंकि वस्तु को लंबवत रखा है हमने मुख्य अक्ष पर, इसलिए ये कोण 90 अंश का है। अब इसका प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के साथ लंबवत बन रहा है। कैसा बन रहा है, लंबवत बन रहा है। इसलिए कोण पी बी डैश और ए डैश, यानी ये वाला कोण, ये भी कितना होगा, 90 अंश का ही होगा। अतः ये दोनों कोण कैसे हो गए, 90 अंश बराबर हो गए। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखो, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज बी पी ए डैश, अगर वैसे त्रिभुज बना लूँ तो ये त्रिभुज भी कैसे होंगे, समकोणिक यानी समरूप। कैसे त्रिभुज हो गए, समरूप। और समरूप त्रिभुज के कौन से होते हैं, वे त्रिभुज जिनके तीनों कोण अलग अलग आपस में बराबर हों। और समरूप त्रिभुज में आपने एक नियम पढ़ा है कि दो समरूप त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होता है। यहाँ भी हमें वही चीज़ देखनी है कि इन दोनों त्रिभुजों में, अतः त्रिभुज ए बी पी ये त्रिभुज पूरा का पूरा, और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, ये छोटा सा त्रिभुज। आप देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, देखिए पहला त्रिभुज कौन सा था, ए बी पी, और दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश और पी, ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, हमारे समरूप त्रिभुज हो गए। अब इन दोनों समरूप त्रिभुज में हम अपना सिद्धांत लगाएं समरूप त्रिभुज का कि भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होता है। तो भुजाओं का अनुपात कैसे, पहले हमने वस्तु को देखें, प्रतिबिंब की लंबाई, क्योंकि यहाँ आवर्धन है। आवर्धन क्या कह रहा है, नियम देखिए, आवर्धन कह रहा है कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई। पहले प्रतिबिंब की लंबाई देखिए, प्रतिबिंब कौन सा था, ए डैश बी डैश,
अतः हमने सबसे लिख ली, पहले ले लिया ए डैश बी डैश। और इसके साथ फिर क्या कह रहा है, तथा वस्तु की लंबाई। अब वस्तु क्या है वो देखिए ए बी, इसलिए बटे ए बी। बटे ए बी क्यों लिया, क्योंकि आगे कह रहा है कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, ये कह रहा है अनुपात को। अनुपात हम तभी निकालते हैं जब दोनों का भाग देंगे, एक में दूसरे का भाग देंगे। तो यहाँ पे अनुपात किसका आ गया, ए डैश बी डैश बटे ए बी। इसका मतलब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात, ये हमारे सामने निकल आया। बराबर होगा, किसके बराबर होगा। अब यहाँ समरूप त्रिभुज का नियम, अन्य दो भुजाओं का अनुपात। अन्य दो भुजाएं कौन सी है, मुख्य अक्ष पर दूरियाँ। अगर हम मुख्य अक्ष पर दूरियाँ देखें तो पहले त्रिभुज में दूरी ध्रुव से कौन सी थी, बी पी। कौन सी दूरी, बी, देखो पहले प्रतिबिंब की, इस त्रिभुज की ले रहे थे तो बी डैश पी, कहाँ से कहाँ तक, बी डैश से पी तक। और दूसरी दूरी क्या होगी, दूसरे त्रिभुज में दूसरा त्रिभुज था ए बी पी, तो इस त्रिभुज में दूरी क्या हुई, पी बी, पी बी। अब इसके मान, ये दूरियां हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इन दूरियों को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, उसको पुनः देख लें एक बार। कि वस्तु की लंबाई को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, ओ से। हमने बताया था आपको कि यहाँ वस्तु क्या है, ए बी, तो इस ए बी की लंबाई क्या होगी, ओ। और कैसी होगी, धनात्मक, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के ऊपर बन रही है, अतः इसकी लंबाई धन ओ से प्रदर्शित करेंगे। और प्रतिबिंब की लंबाई ए डैश बी डैश, ये क्या है हमारा प्रतिबिंब, ये हमारा क्या है प्रतिबिंब, ए डैश बी डैश। इसकी लंबाई क्या होगी, आई। लेकिन ये लंबाई आई कैसी होगी, ऋणात्मक, क्यों, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर है, इसलिए इसका मान कैसा होगा, ऋणात्मक। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आपको चिन्ह परिपाटी बताई थी, उसके आधार पर मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां सभी ऋणात्मक नापी जाती हैं। इसलिए इस प्रतिबिंब की लंबाई, चूंकि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, इसलिए कैसी होगी, ऋणात्मक। तो आई कैसी होगी, माइनस की, यानी ऋणात्मक। अब आगे देखें, दर्पण के ध्रुव से, कहाँ से, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी क्या है, वस्तु यही तो रखी है, तो ये ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या है, बी पी, बी पी। वस्तु की दूरी क्या है, बी पी या पी बी। ये कैसी हो गई, माइनस यू। माइनस यू क्यों हो गई, क्योंकि प्रतिबिंब जो वस्तु की दूरी है उसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, यू से। और ऋणात्मक क्यों होगी, क्योंकि दर्पण के चिकने तल की तरफ है और वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। अब प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब कहाँ बनना है, ए डैश बी डैश। अब ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, बी डैश पी। देखो बी डैश से पी तक, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, वी से। कैसी होगी ये, ऋणात्मक या धनात्मक, ऋणात्मक, क्योंकि प्रतिबिंब भी उधर ही बनना है जिधर वस्तु रखी है। और चूंकि वस्तु की ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं, इसलिए प्रतिबिंब की भी दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक। इसलिए ये भी कैसी होगी, माइनस वी। अब हम इनके मान को इस समीकरण में रख दें, जो हमारा समीकरण 1 बना था, ये ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर बी पी बी डैश बटे पी बी। इस समीकरण में इन मानों को यहाँ पर रख दें बहुत सावधानी से, तो आप पाएंगे समीकरण 1 में मान रखने पर। देखिए सबसे पहले क्या था, ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश का मान क्या है, माइनस आई, मैंने रख दिया माइनस आई। और उसके बाद क्या है, ए बी का मान क्या है, ओ, तो हमने उसकी जगह रखा ओ, यानी माइनस आई बटे ओ। बराबर का चिन्ह आ गया। अब क्या है, पी बी डैश, देखिए क्या था, पी बी डैश, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, माइनस वी, उसकी जगह रखा माइनस वी बटे, और क्या है ये क्या है, वस्तु की दूरी क्या है, माइनस यू। वस्तु की दूरी कहाँ पे हमने निकाली थी, देखिए वस्तु की दूरी पी बी, और पी बी हमने निकाली माइनस यू, तो उसकी जगह माइनस यू। अब इन मानों के बाद देखिए इधर ऋण आई बटे ओ बराबर माइनस वी बटे माइनस यू। तो यहाँ देखिए कि ये माइनस से माइनस कट जाएगा, धन का चिन्ह आ जाएगा। अतः क्या बन गया, आई बटे ओ बराबर माइनस वी बटे यू। मैंने इधर जो माइनस रह गया वो सीधा उधर ट्रांसफर कर दिया है, क्योंकि इधर धन का आ गया और इधर ऋण का, अतः इधर हमने धन ले लिया, उधर ऋण ले लिया। तो ये चिन्ह बना हमारे पास आई बटे ओ बराबर माइनस वी बटे यू। चूँकि आवर्धन को हम प्रदर्शित करते हैं कैसे, एम से, अतः रेखीय आवर्धन एम बराबर क्या बन गया, आई बटे ओ बराबर माइनस वी बटे यू। ये इसका सूत्र हो गया। यही सूत्र उत्तल दर्पण के लिए भी हम प्रयोग करेंगे। साथ ही बच्चों यह ध्यान रखने की बात और है कि उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन सदैव धनात्मक व 1 से कम होता है।
अब ये कम क्यों होता है, इसको समझिए। कम क्यों होता है इसको समझिए। कम होने का मतलब ये है कि आवर्धन वास्तव में है क्या, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात, यानी प्रतिबिंब वस्तु से कितने गुना बनना है, ये आवर्धन बताता है। अगर आवर्धन का मान 2 हो गया, इसका मतलब प्रतिबिंब 2 गुना बड़ा बन गया। अगर आवर्धन का मान 3 हो गया तो प्रतिबिंब का मतलब हो गया 3 गुना बड़ा बन रहा है। साथ ही अब उत्तल दर्पण में के लिए 1 से कम क्यों होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, इसलिए उसका मान 1 से कम होता है और सदैव धनात्मक होता है। आवर्धन का ये सूत्र हमने यहाँ पढ़ा, आगे चीज़ अभी और बताइए।